रिफ्रेश करो। ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे क्या हाल चाल है सभी के? सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बताओ भाई क्या हाल चाल सभी के? अरे बोलो भाई, आवाज़ ही नहीं आ रही है। हम लोग का चल रहा है कंप्लीट एडवांस मैथ्स इन 20 डेज का सीरीज। 20 डेज के सीरीज में हम लोग लगभग 7 क्लासेस कर चुके हैं और 7 क्लासेस बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़े हैं। जितने बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हैं उनके मॉक टेस्ट के सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। जितने बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिए हैं उनके सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। और जितने बच्चे अब मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें एश्योर करता हूं कि मेंसुरेशन 3D के भी सारे सवाल बनने लगेंगे। परिणाम बैच इज ऑसम सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है? नाम तो आपने विन लिख रखा है। भगवान करे आप जीवन में आगे बढ़े और जीतते रहें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D में अपना अगला टॉपिक। वो क्या है सर? अगला टॉपिक है अपना स्फीयर मतलब गोला और हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे लाल, हाँ अगला बात, जो बच्चा बैच के बारे में बोल रहे हैं उन्हें एक इंफॉर्मेशन और भी है। चलो टाइमिंग भी सही है। इंफॉर्मेशन ये है कभी प्रारंभ बैच पर आपका 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अभी प्रारंभ बैच में इनरोल करते हो तो आपको सिर्फ 1199 में ये बैच मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको नीड ना हो प्रारंभ बैच का, तो आप अपने भाई दोस्त यार किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। मैं बस आपको इतना एश्योर करता हूं कि आपको हमेशा तारीफ ही करेगा, कभी गाली नहीं देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई दोस्त यार बताता है चल भाई उस सर के यहाँ पढ़ते हैं, फिर वो सर ऐसा गंधवाते हैं, इतना खराब पढ़ाते हैं कि तो गाली सुनता है। सर तो गाली सुनती है, साथ ही साथ दोस्त भी गाली सुनता है। तो मैं आपको एश्योर कर दूं कि अगर आप किसी बच्चे को प्रारंभ बैच के बारे में बताते हो तो आपको बोलेगा कि बहुत सही टीचर बताए हो, बहुत अच्छे से पढ़ने में मजा आ गया। और उसे भी कभी इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा कि हमने 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए जो भी पे किया वो हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, बहुत मेहनत से और बहुत वेल मैनर्ड और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हमने पढ़ा रखा है। बताओ भाई, जो बच्चे होंगे उनसे आप रिव्यू भी ले सकते हो। आज तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। हम प्रारंभ का स्टूडेंट है। देखो एक बच्चा भी कमेंट किया है। चलो अगला चीज, आज के टॉपिक पर आते हैं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। हाँ, एकदम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। 15 तारीख को इसका अनाउंसमेंट होगा, पटना में ही स्टार्ट होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी आज पढ़ाई पे फोकस करते हैं जबरदस्त तरीके से। और थोड़ा लाइक करते रहो भाई, थोड़ा शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तुम लोग को इतना मेहनत से पढ़ाते हैं यार। तबीयत खराब है। आज हमने परिणाम बैच का जो बच्चा था ना, क्लास नहीं लिया था दिन में। हमने मैसेज करा दिया था कि सुबह में आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, शाम को खड़ा हूं। बताओ, देखो ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो गया, बोलोगे हाँ सर। हाइट एंड डिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, बोलोगे हाँ सर। मेंसुरेशन 3D में 4 दिन में आज इसका 3rd क्लास है। 3rd क्लास है और आपका 4th क्लास प्रिज्म पिरामिड होगा और ये भी एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी ज्योमेट्री का, काफी बच्चे ज्योमेट्री का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ज्योमेट्री इसमें जो भी पढ़ाऊंगा या फिर नहीं भी पढ़ाऊंगा, इससे बेहतरीन पूरे यूट्यूब पर ज्योमेट्री नहीं है। आप जाओ, आप कहीं एप्लीकेशन पे कोई आपका दोस्त कोर्स ले रखा हो किसी भी टीचर का, उससे जाके कंपेयर कर लो। 20 घंटे का एकदम कंसाइज और मेंस लेवल कंटेंट, मेंस लेवल कंटेंट आपको 20 घंटे में सिर्फ मेंस लेवल कंटेंट हमने दिया है। एक सवाल आपको इससे बाहर नहीं दिखेगा। आप प्री दो, मेंस दो, सीडीएस दो, किसी भी पेपर में आपके सारे के सारे सवाल यहां से कवर हो जाएंगे। टोटल 377 प्लस क्वेश्चन हमने यहां पे प्रोवाइड किया है। 20 आवर ज्योमेट्री आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है और ढंग से पढ़ना है, पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे मतलब वेल ऑर्गेनाइज तरीके, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा हूं। आज तक इसके नीचे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। तो आप खुद जाके पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है,
अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो इस बात को ध्यान देना कि ज्योमेट्री आपका यहां से कवर होगा। तो इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन का 4th क्लास के बाद आप जिस टॉपिक को बोलोगे आइदर अलजेब्रा और मेंसुरेशन 2D, वही हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं आज की क्लास का, तो आज हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर पढ़ने वाले हैं। ये हमारी कवर हो चुकी है पार्ट। स्फीयर और हेमिस्फीयर में बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, कोई डिफिकल्ट सवाल आता ही नहीं है, बहुत ही इजी सवाल आता है। अगर मैं बात करूं आपके स्फीयर के कॉन्सेप्ट का, तो स्फीयर के कॉन्सेप्ट को बात करूं तो बेसिक सी बात है, सभी को स्फीयर के बारे में पता होगा कि स्फीयर जो है कुछ ऐसा होता है। सर घर में जो बॉल रखा हुआ है, जो फुटबॉल होता है, सब ये स्फेरिकल होता है। स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा कमेंट में बताओ सारे बच्चे। स्फीयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गोला। और जो ये गोला होता है कुछ ऐसा शेप का होता है, और इसमें एक होता है त्रिज्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। सबसे आसान आपका मेंसुरेशन 3D ही होता है, बस आपको सारे के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूला टिप्स पे है, थोड़ा डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट टिप्स पर है, थोड़ा सा आपको अप्लाई करने तेज आता है, आपको मतलब गारंटी के साथ बोलता हूं, जो आपके मेंसुरेशन के 1 से 2 सवाल आएंगे, अगर 2 आएंगे तो आप लेस देन 1 मिनट में दोनों कर लोगे। एक सवाल आएगा तो 20 से 25 सेकंड 30 सेकंड में कर लोगे। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं गोला का, तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द आयतन ऑफ गोला। आयतन ऑफ गोला क्या होगा भाई बताओ, अंग्रेजी देख रहे हो हमारा, आयतन ऑफ गोला। और इसका सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ, डाउट सेशन होगी भाई, तो सर हमने एक मैसेज डाल रखा है, डाउट सेशन होगी। आप अगर प्रारंभ बैच में हो तो हमने एक मैसेज डाला हुआ है, सारे बच्चों को देख लेना। चलो ध्यान दो भाई। अगर हम लोग बात करें, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बताओ भाई, बोलो हाँ सर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर जो ये पाई और पाई है, इसके वजह से जो भी आंसर आता है वो 11 का मल्टीपल हो जाता है, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है सर 22/7, 22/7। और आपको 7 के साथ ये भी देखना है कि आर किस चीज का मल्टीपल है। मान लो कि आर दे दिया 14, जब यहां स्क्वायर होगा तो आर 4 का मल्टीपल हो जाएगा, जब यहां क्यूब होगा तो फिर से आर 4 या 8 का मल्टीपल हो जाएगा। मान लो कि आर दे दिया 21, तो आर ये 7 × 3 है, अब 21 का क्यूब होगा तो सर आंसर 9 का भी मल्टीपल हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होगा आंसर 9 का भी मल्टीपल हो जाएगा। ये बेसिक सी बात आपको पता है ना, बताओ भाई, बेसिक सा बात आपको पता है। अगर मैं कल को बोल दूं कि आर जो है 35 है, तो आप बोलोगे सर आंसर आपका 7 × 5 का स्क्वायर है, तो आंसर 25 का भी मल्टीपल आएगा। बस आपको छोटा सा बात ध्यान रखना है कि मल्टीपल तभी आप चेक कर पाओगे जब आपका जो आंसर है वो इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है। सीधी सी बात है। अगर वो कहीं पे ये छोटी सी ये बात लिख दिया कि क्या लिख देगा, फाइंड द वॉल्यूम नियरेस्ट टू एन इंटीजर, या फिर वो लिख दिया फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या फिर वो ऐसा कहीं स्टेटमेंट दे दिया टेक पाई बराबर 3.14। ऐसे केसेस में कभी भी आपको डिविजिबिलिटी का यूज नहीं करना है। देखो, आपको दोनों चीज आनी चाहिए मेरे लाल, एक आपको कि क्या हमें करना है और दूसरा हमें क्या नहीं करना है। जैसे हमें प्यार करना है लेकिन ब्रेकअप के लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ब्रेकअप नहीं करना ये बात नहीं बोल सकता, शादी नहीं करना ये भी नहीं बोल सकता। ये बेसिक सी बात आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो आपके सामने पहला सवाल, चलो बोला गया है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। एक गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। सर ये जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है
वो इंटीजर में है, बोलोगे हाँ सर। 11 का मल्टीपल है, बोलोगे हाँ सर। 9 का मल्टीपल है, देखो 8 1 9 6 3 9, 9 का भी मल्टीपल है, 8 1 9 6 3 9, 11 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स ये बात मैं बोल सकता हूं कि सर जो आंसर आएगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा, बोलोगे हाँ सर। वो भी 9 का मल्टीपल होगा, बोलोगे हाँ सर। अब मैं चेक करने आता हूं, ये भैया तो कट गए, ये भैया भी कट गए, चेक करो। 8 4 12 5 17 1 18, 8 4 12 2 14 5 19। आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल भाई, फिल्म नहीं चल रहा है। आपको हर सवाल पे प्रॉपर सॉल्व करने का कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि फिल्म की तरह देख रहे हैं, अच्छा भगा देते हैं। अरे यहां रोमांस का सीन है, पूरा फोकस लगाएंगे। एक्शन है, मार रहा है, मार मार और मार। कई बच्चों के अंदर में, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म देखा करते थे। मेरे घर में तो टीवी था नहीं, तो हम लोग थोड़े दूसरे के यहाँ कभी कभी चल जाते थे। अगर वो बैठा लिए तो देखने को मिल गया। कई बार वो लोग खदेड़ देते थे कि भाग यहाँ से, तुम नहीं देखेगा। या फिर वो कई बार बोलेंगे कि पानी लेकर आओ, चाय लेकर आओ, खाना लेकर आओ, तो उनका काम करूंगा तो मुझे वो अपने घर में टीवी देखने देंगे। तो मैं कभी कभी देखने को मिल जाता था मौका। छोटे में कम एज का जब था, मान लो कितना होगा, 8 10 साल 9 साल 11 साल उम्र होगा या 7 साल उम्र होगा, तो मिथुन चक्रवर्ती का मूवी देखा करते थे। तो जब मिथुन मारता था ना, तो हम लोग बोलते थे मार और जोर से मार, यही है जो ऐसे किया है। तो वही वाली क्या होता है ना कि हम लोग वैसा अंदर से डेवलप कर लेते हैं कि जब भी कुछ देख रहे हैं वीडियो में, एकदम हाँ एकदम सही चल रहा है, थोड़ा भगा दो, हाँ हाँ एकदम सही चल, ऐसा डेवलप कर लेते हैं मेंटालिटी। लेकिन ये क्लास है, वो फिल्म नहीं है। फिल्म में आप भले इंजॉय कर लोगे देख के और भूल जाओगे, बस एक्शन सीन याद रहेगा और रोमांस याद रहेगा। यहाँ पर आपको हर एक लाइन याद रखना है, हर एक पॉइंट याद रखना है। अगर मैं कुछ बोल दूं उसको आपको नोट कर लेना है, अगर मैं कुछ लिख दूं उसको आपको ध्यान रखना है। बहुत वैल्यूएबल चीजें लिखता हूं, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। आप इसे बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? बोलोगे सर कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 1386 और मुझसे 4/3 पाई आर क्यू की वैल्यू पूछी गई है। तो आप ऐसे करके आराम से निकाल लोगे, ठीक? बोलोगे हाँ सर। चलो अब इस सवाल को मैं सॉल्व करने आया। बोला गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल हुज वॉल्यूम इज 38.808, यूज पाई बराबर 22/7। ठीक है, अब यहां पर मुझे पाई की वैल्यू 22/7 दी गई। यार नंबर नहीं दिया गया क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पे नंबर था, नंबर कैसे मिस हो गया? ठीक है, आपका नंबरिंग यहां पर दे दिया जाएगा। हमने यहां पर गलती से नंबर मिस कर दिया है, तो परेशान मत होना। आई थिंक हम लोग कहां तक पढ़े थे? किसी को नंबर अगर याद हो तो बता देंगे, तो मैं यहां पे नंबर नोट करना शुरू कर दूंगा। मुझे नंबर नहीं याद है। चलो, तो यहां पर आपके सवाल है कि जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। सर जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बोलोगे हाँ सर। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 38,808। सर कहीं पे ये बात तो नहीं लिखा गया है ना कि जो मेरा पाई का वैल्यू है 3.14 है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखा गया है कि आपका जो आंसर अप्रोक्सीमेट बताना है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है। मतलब अगर मैं इसको चेक करूं तो ये क्या आया? 8 दूना 16, 8 3 24, 3 27। बोलोगे हाँ सर, ये 27 आया। और ये 3 इधर जाएगा, मतलब जो आर निकल के आएगा और 3 का मल्टीपल ही निकल के आएगा, या फिर 9 का उसको स्क्वायर करूंगा। अगर मैं आर को स्क्वायर करूंगा या फिर आर को क्यूब करूंगा तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर। मैं ऑप्शन देखने आया कि 3 का मल्टीपल है, नहीं। कि 3 का मल्टीपल है, नहीं। अब मैं इसको देखूं 3 का मल्टीपल है, इसको देखूं 3 का मल्टीपल है। अगला पॉइंट, सर मैं ये बात बोलूंगा, जब मैं इस पाई को सॉल्व करूंगा तो पाई क्या होता है? 22/7। तो ये 7 इधर जाएगा, तो जो आर आएगा वो 7 का भी मल्टीपल आएगा। तो मैं देखा सर ऑप्शन बी 7 का मल्टीपल नहीं है, फिर देखा ऑप्शन डी 7 का मल्टीपल है। टिक कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बताओ, टिक कर दोगे कि नहीं कर दोगे? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, जल्दी कीजिए सर, बहुत जल्दी में हो। एक बार शादी हो जाने दो, फिर जो तुम्हारे घर में एंट्री होगा ना उसमें भी क्यों जल्दी में हो, एक कदम रखने के लिए भी सोचना पड़ेगा।
हड़बड़ाहट नहीं, हर जगह हड़बड़ाहट नहीं होगा, समझ गए? थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, नहीं तो दिक्कत होगा। ये बात आप बेसिक चीज था, समझ गए हो? समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। इस सवाल को हम लोग करने आए। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय 704 सेंटीमीटर स्क्वायर यूजिंग पाई बराबर 22/7 फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आफ्टर द इंक्रीज। बोला गया जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसको 2 से इंक्रीज कर दिया गया और इसके वजह से सरफेस एरिया 704 से बढ़ गया। तो बताना है कि रेडियस जो है इंक्रीज के बाद क्या है। सर सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। अब जब इस r को 2 से बढ़ाया तो 4πr² की वैल्यू 704 से बढ़ गई। तो मैं बोलता हूं कि 4πr+2 का होल स्क्वायर माइनस 4πr² बराबर क्या होगा? 704। ये होगा ना, हमने रेडियस को 2 से बढ़ा दिया तो जो मेरा सरफेस एरिया है वो कितने से बढ़ गया सर? 704 से। अगर मैं 4π कॉमन कर लूं तो 4 × 22/7 ये हो गया r+2 का होल स्क्वायर माइनस r²। तेज बच्चा क्या करेगा? तेज बच्चा क्या करेगा सर? तेज बच्चा बोलेगा मैं बाई ऑप्शन जाऊंगा। तो बाई ऑप्शन जाओ, देखो कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 22 × 3 = 66 और 22 × 2 = 44, 4 × 8 = 32, 7 इधर जाएगा तो इस किसके वैल्यू आएगा? 56। अब सर r की वैल्यू क्या रखूं उसका स्क्वायर का डिफरेंस मुझे 56 मिल जाए। अब यहां पर पता होना चाहिए कि जो दिया गया है ऑप्शन में वो r+2 की वैल्यू है। बोलोगे हां सर, क्योंकि बोला गया वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या, तो ये r+2 की वैल्यू है। अगर ये r+2 है तो एक r जो होगा 13 होगा, अगर ये r+2 है तो r जो होगा वो 14 होगा, और ये r+2 है तो ये r जो होगा वो 11 होगा, और ये r+2 है तो जो r होगा वो 12 होगा। बोलोगे हां सर। अब मैं एक एक ऑप्शन वेरीफाई कर लूंगा, बहुत आसान है वेरीफाई करना। वैसे तो मैं देख के यहां पर निकाल सकता हूं 15 + 13 = 28, 15 - 13 2, 28 × 2 = 56 आंसर। इतना सेकंड का काम है, इतना सेकंड का काम है, क्योंकि हमने क्या किया a² - b² कर दिया। मुझे डिफरेंस 56 चाहिए था दोनों के स्क्वायर का, तो मैं बहुत आसानी से बोल दूंगा कि एक मेरा 15 का स्क्वायर हो जाए और एक मेरा 13 का स्क्वायर हो जाए। तो 15 + 13 × 15 - 13 तो 28 × 2 = 56। इतना सेकंड का सवाल है। अगर कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ऑप्शन से नहीं जाना, मुझे बेसिक से जाना, देखो ये लड़का भी बोला था ना सर जल्दी करिए, आंसर गलती दिया। ऐसे ही जल्दी जल्दी में बेटा गलती होता है आप लोगों का। तो मेरे लाल थोड़ा पेशेंस बनाओ। देखो अगर मुझे किसी को बोलना है कि नहीं सर मैं बाई ऑप्शन नहीं जाऊंगा, मुझे बाई ऑप्शन जाना ही नहीं है, हमें बेसिक से करना है, तो बेसिक से कर लो। कौन सी बड़ी बात है भाई, कौन सी बड़ी बात है मेरे लाल। सीधा सीधा बोलोगे कि सर a² - b² है, तो एक बार a - b एक बार a + b, तो r+2 - r करूंगा तो 2 मिल जाएगा, और r+2 + r करूंगा तो 2r+2 मिल जाएगा बराबर 56। तो 2 से काटा 28 बार में गया, 2 उधर जाएगा तो 2r बराबर 28 से 2 गया 26, तो r की वैल्यू 13। ऐसा नहीं कि आपका बेसिक से बहुत डिफिकल्ट था, बहुत आसानी से आप बेसिक से भी इस सवाल को निपटा सकते थे, बहुत आसानी से इस सवाल को आप बेसिक से भी निपटा सकते थे। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज था नहीं, बस मैं आपको बाई ऑप्शन सोचने का तरीका सिखा दिया हूं। तेज बच्चा और भी दिमाग लगा सकता है, जानते हो क्या दिमाग लगा सकता है? वहीं पे वो बोलेगा कि जिसका सम और डिफरेंस में 7 का मल्टीपल आ जाए, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, अब यार नंबर मुझे नहीं याद है, एक बार मैं नंबर चेक कर लूं क्या? बताओ भाई, एक बार मैं नंबर चेक कर लूं क्या? कहां तक पढ़ाया था मुझे याद नहीं। अच्छा पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर दिया हूं ना, पीडीएफ आप लोगों को शेयर हो चुका है। इस बार मैं एक लोग को प्रॉपर अलॉट किया हूं कि एक भी दिन का पीडीएफ मिस हुआ तो तुम्हें नहीं जिंदा छोड़ूंगा, तो प्रॉपर टाइम से डालते जाता है। 54 नंबर तक पढ़ाया था, देखो 54 तक पढ़ाने के बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 55, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 56, और ये आगे बढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 57, और कर दो इस क्वेश्चन नंबर 58 को। चलो
द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्फेरिकल वेसल ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज 21,560, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है कि अगर सबके रिप्लाई में आराम से दूंगा, अभी पढ़ लो, आ जाओ, देखो ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है, अगर मैं बोलूं कि सर कॉस्ट किस चीज का लगता है, जो सरफेस एरिया होता है उसी को पेंट करते हैं, तो सरफेस एरिया क्या है, तो हमें सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4। अच्छा एक चीज सिखा दूं क्या, एक शॉर्ट ट्रिक आज सिखाऊं मजेदार, आ जाओ मजेदार शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। जो आपका पाई आर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जो आपका पाई आर स्क्वायर होता है वो किसी सर्कल का कोई एरिया होता है। अगर कोई सर्कल का रेडियस आर हो तो जो आपका पाई आर स्क्वायर होता है ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। और जो आपका 2 पाई आर होता है वो क्या होता है भाई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। मतलब आप बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है। यह आपका सर्कल का परिमाप होता है और यह आपका सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर r बराबर 7 होता है तो जब आप पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू निकालते हो तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 करोगे तो ये 44 आता है। और जब आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, मतलब क्षेत्रफल निकालोगे, तो हमेशा 154 आएगा। सॉल्व करके देख लो, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 काटोगे 154 आएगा। ये आपको डेटा याद रहना चाहिए। आपके पेपर में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का त्रिज्या, किसी भी सर्कल की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल बताए, या फिर इनडायरेक्टली आपके स्फीयर में, इनडायरेक्टली आपको सिलेंडर में, इनडायरेक्टली आपको आपका सिलेंडर के बाद कोन होता है, कोन में, हेमीस्फीयर में, हर जगह डाल के दे देता है जिससे आप उसको बार बार यूज करो। कल को मैं बोल दूं अगर रेडियस 14 है तो क्या करोगे, आपको ध्यान रहे कि अगर ये रेडियस 7 इंटू के आ गया, रेडियस अगर 7 इंटू के आ गया तो जो आपका 2 पाई आर की वैल्यू होती है वो 44 इंटू के हो जाता है, और जो आपकी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 154 इंटू के का स्क्वायर हो जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, 154 इंटू के का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब मैं कल को बोलूं कि रेडियस 14 हो गया तो आप बोलोगे 7 इंटू 2 है सर, तो मुझे 44 इंटू 2 कर दूंगा और 154 इंटू 2 का स्क्वायर कर दूंगा, खेल खत्म। कल को मैं ये बोल दूं, वैसे आपको मैं तो बोलता हूं कि 14 का ये वैल्यू आप याद रखना, ये 88 आता है और ये 616 आता है। साथ के साथ कल को आपके एक डेटा और सवाल बनता है इसके ऊपर खूब, कि अगर आपका त्रिज्या 3.5 हो जाए, अगर आप पेपर उठाओगे, प्रीवियस ईयर उठाओगे, तो आपका 7, 14, 3.5 और 10.5 ये सबसे मोस्ट रिपीटेड डेटा है आपके पेपर का। कि 3.5 पर क्या होता है 2 पाई आर की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 66 होता है, 66 नहीं 22 होता है, और ये आपका हो जाता है 38.5। 10.5 पर क्या वैल्यू आता है सर, ये हो जाता है 66 और ये होता है 346.5। ये तो आपको याद रहना चाहिए, मुझे इतना याद है। और आप अगर पेपर उठाओगे तो आपके पेपर में अनगिनत सवाल आए हुए हैं जहां पर वो बोला है कि किसी भी सर्कल का जो एरिया है 346.5 है तो रेडियस क्या होगा, आप बोलोगे सीधे सीधे 10.5। ये 4 डेटा तो आपको याद होना चाहिए कि अगर रेडियस 3.5 है तो एरिया क्या आएगा सर 38.5, अगर रेडियस 10.5 है तो एरिया क्या आएगा 346.5। इसके अलावा कल को मेरे सामने दे दिया कि रेडियस 28 है तो बोलूंगे 7 इंटू 4 है सर, ये 7 इंटू 4 है, तो जो मेरा 2 पाई आर की वैल्यू आएगी 44 इंटू 4 आएगी, और जो मेरा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 154 इंटू 4 का स्क्वायर आएगा। कल को मेरे सामने आ गया कि रेडियस आपका 42 है, बताओ क्या होगा वैल्यू, रेडियस 42 होगा तो क्या होगा 2 पाई आर की वैल्यू, क्या होगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, कमेंट में सारे बच्चे बताएंगे भाई। चलो भाई ध्यान दो, अब इस सवाल को मुझे करना था, बोला कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 21,560 है। सर होता क्या है,
होता क्या है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस 7 है, और 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो 154 हो जाएगा। और मान लेता हूं जो ये मेरा एरिया हुआ इसी को तो पेंट करना था, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर को तो पेंट करूंगा, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 हो गई, क्योंकि रेडियस 7 है। तो इसको पेंट करने का मान लेता हूं कि x रुपए 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च है, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च x रुपए है। तो पूरा खर्च कितना आया है, 21,560। काटा कुटी मचाओ, आंसर पाओ। तेज बच्चा बोलेगा सर फटाफट से काटो। 11 से काटा 14 बार, 11 कम 11, 11 9 99, 11 छक्के 66। 14 से काटा 14 बार में गया, और 4 से काटा 35 बार में गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 35। बताओ भाई समझे कि नहीं समझे? सारे बच्चे एक बार फटाफट से आंसर दे कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी के कदम पे है, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी के सामने सवाल है, द आउटर सरफेस ऑफ अ स्फीयर हैविंग डायमीटर 10 मीटर इज पेंटेड एट द रेट ऑफ 80/पाई पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? आंसर अरे बोलो, दो, नहीं सॉल्व करेगा घर में घुस के मारूंगा। सारे बच्चे फटाफट से सॉल्व करो, कोई इधर नहीं करेगा कुछ भी। आंसर आने चाहिए भाई, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए। $8,000। चलो चेक करते हैं। गोले के बाहरी सतह का जो रेडियस है वो 10 मीटर है। सर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे उसका सरफेस एरिया निकालना है। वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। 10 मीटर व्यास है तो ये 5 × 5 हो जाएगा। सर पाई मुझसे बोला गया कि ये मेरा टोटल सरफेस एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में 80/पाई का खर्च है, तो 80/पाई कर दो। अब सर ये पाई और पाई खत्म, तो 4 × 5 = 20, 5 = 100, 100 × 80 8,000 रुपए खर्च आएगा। बेसिक सवाल, एक लाइन का सवाल था, एक लाइन का सवाल था, बहुत आसान सवाल था। चलो आगे सवाल सॉल्व करेंगे। बोला कि इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिकम्स टाइम्स द प्रीवियस वॉल्यूम। बेसिक सवाल, फिर से इजी सवाल है। क्या है सवाल मेरे लाल, करो इसे फटाफट से हलाल। कैसे होगा ये सॉल्व? देखो बोला गया है कि रेडियस को हम लोग डबल कर रहे हैं। रेडियस को जब हम लोग डबल कर रहे हैं तो क्या होगा कि सर रेडियस 1 से 2 हो जाएगा। और मुझे पता है सर वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। अब मान लेते पहले इसकी वैल्यू r1 थी, अब इसकी वैल्यू r2 हो जाएगी। अब पहले मेरा रेडियस अगर 1 था तो अब मेरा रेडियस 2 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब से 2 का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो तो चाहे कोई भी स्फीयर हो, बड़ा स्फीयर हो, छोटा स्फीयर हो, 4/3 पाई तो 4/3 पाई है, वो तो कट ही जाएगा। मतलब जो मेरा वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सीधा सीधा मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर मेरा रेडियस का रेशियो r1:r2 है तो जो मेरा वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो r1 का क्यूब रेशियो r2 का क्यूब आएगा। और यहीं पर ये बात लिख लो कि जो मेरी टोटल सरफेस एरिया का रेशियो है वो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर आएगा। ठीक, अब मैं साफ साफ बोल दूंगा, मुझसे वॉल्यूम का बात हो रहा है तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब जो वॉल्यूम है वो 8 गुना हो जाएगा। बताओ मेरे लाल समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बताओ। अगर समझ में आया तो इस सवाल को करके बताओ फटाफट से। क्या है ये सवाल, ध्यान दो। बोला गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैं नंबर भूल जाऊंगा नहीं तो भाई आगे बढ़ गया। 60-61 क्वेश्चन नंबर 60 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग कर रहे हैं। बोला गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ 2 स्फीयर इज 25:36। अब मेरा सरफेस एरिया 25:36 है। सर सरफेस एरिया क्या होता है?
R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। इट मींस ये 5 का स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर है, तो सरफेस एरिया आपका 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर है, तो रेडियस आपका हो जाएगा 5 से 6। और मुझसे पूछा गया इसके वॉल्यूम का अनुपात बताओ, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम हो जाएगा 5 का क्यूब से 6 का क्यूब। ठीक, 125/216। बेसिक सवाल है कि नहीं है? अगर समझ में आया तो इसे करो। यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 से हम लोग पिघलाने वाले सवाल कर रहे हैं। पिघलना नहीं है आपको, ध्यान दो। क्या है सवाल मेरे लाल? अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर is melted and recast into spherical balls of 3 centimeter. The number of spherical balls thus obtained. सर बड़े बड़े 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा था मेरे पास स्फीयर, उसको पिघला के मैं छोटे 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 स्फीयर बनाया। सर मुझे क्या फर्क पड़ता? मुझे ये बात पता है कि जो बड़े वाले की वॉल्यूम होगी और जो सारे के सारे छोटे वाले का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा। इट मींस इस और वॉल्यूम का रेशियो में लिख कैसे सकता हूं कि अगर मैं बड़े वाले का रेडियस और छोटे वाले का रेडियस का रेशियो लिखूं तो ये 6:3 है, अगर काट लूं तो ये 2:1 है। बोलोगे हां सर। अब इनके रेडियस का रेशियो 2:1 है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, 8:1। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं ये बोल सकता हूं कि बड़े वाले का वॉल्यूम 8 है और छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है, तो बड़ा वाला को अगर पिघलाऊंगा तो छोटे वाले 1-1 8 बन पाएंगे, 1-1 के 8 बन पाएंगे, तो 8 इसका सही उत्तर है। एक सवाल पिघलाने वाले से बहुत जबरदस्त आया हुआ है, इधर नहीं ये वाला, तो इसको करने से पहले हम लोग इसको मैं होमवर्क दे देता हूं क्योंकि बेसिक सवाल है, ये भी आपका बेसिक सवाल है। इसको आप खुद से कर लेना। अगर मैं इसका आंसर आपको वेरीफाई करा दूं तो 2 4 4 का क्यूब 64 ये आंसर आएगा। एक बार आप लोग चेक करके हमें बताना कि हमने सही टिक किया है कि गलत टिक किया है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 63 आप यहां पर कर लिए हो। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। सीडीएस का सवाल है भाई, सारे बच्चे 64 को करो। सवाल है कि अ सॉलिड आयरन बॉल इज मेल्टेड एंड 64 स्मॉलर सॉलिड बॉल ऑफ इक्वल साइज आर मेड यूजिंग द इंटायर वॉल्यूम ऑफ आयरन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर बॉल टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल है। बोला गया है कि एक बड़ा सा बनाया गया है बॉल जिसको 64 छोटे छोटे स्मॉलर सॉलिड बॉल को पिघला के बनाया गया है। इट मीन सर अब 64 छोटे छोटे को पिघलाया गया है तो पूरा बड़ा वाला जो बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? सर उसका वॉल्यूम होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम 64 होगा और छोटे वाले के वॉल्यूम 1 रहा होगा, तभी तो एक एक वॉल्यूम वाले टोटल 64 पिघलाए गए होंगे। अरे बोलो बोलो हाँ सर, बात तो आपका सही है। अगर मैं यहां से इनकी रेडियस का रेशियो लिखना चाहूं तो बोलूंगा ये 4 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो 4:1 हो जाएगा। अगर मैं इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो लिखना चाहूं तो बोलूंगा ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। लेकिन अब आगे कहानी पढ़ रहा हूं। कहानी क्या बोला गया देखो कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर बॉल। सर लार्जर बॉल का सरफेस एरिया 16 है, टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल। सर जितने भी स्मॉलर बॉल थे उनका सरफेस एरिया आप बताइए। स्मॉलर बॉल था कितना? सर वो था टोटल 64 और एक स्मॉलर बॉल का रेशियो क्या है, वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया क्या है? तो एक स्मॉलर बॉल का सरफेस एरिया 1 है, तो 64 स्मॉलर बॉल का सरफेस एरिया 1 गुणे 64 हो जाएगा। तो 16 चौके 64 1:4 आएगा। तो मुझसे पूछा है इसका रेशियो क्या है, तो 1/4 है और 1/4 को आप सॉल्व करोगे तो 0.25 आ रहा होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार यस सर कमेंट करना है, और जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा मैं समझ जाऊंगा उसको पिघलाने वाले सवाल सारे समझ में आ गए और अपने जीवन में भी पिघलाएगा। चलो
क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, 65 है। ये पूरे इस साल का सबसे लेंदी सवाल है। इस साल का जो मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट पर सबसे लेंदी सवाल यही आया हुआ है। क्या है सवाल मेरे लाल, फटाफट से इसका दो जवाब देना है भाई कि द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्फीयर्स इज गिवन एज 1:4। द लार्जर स्फीयर इज मेल्टेड and 125 identical sphere are made out of the molten material. The smaller sphere is melted and 27 identical sphere are made out of molten material. आगे बोला गया if the ratio of the volume of each 125 identical sphere to the volume of each 27 identical sphere is given as 1:m, then what is the value of m? बताओ, होगा? कर पाओगे? नहीं हो रहा है? आओ सीखते हैं। सर हमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? देखो बोला गया दो गोला है, उसका व्यास का अनुपात 1:4 दिया गया है। चाहे मैं डायमीटर का रेशियो लिखूं, चाहे मैं रेडियस का रेशियो लिखूं, बात तो बराबर है, क्योंकि जब मैं इसको आधा करूंगा तो 1/2 करूंगा, 4/2 करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो रेडियस का रेशियो या फिर डायमीटर का रेशियो ये दोनों सेम है, 1:4 ही होगा। अब मुझसे क्या बोला गया, ध्यान दो, जो इसमें से बड़ा वाला स्फीयर है उसको पिघलाकर 125 आइडेंटिकल स्फीयर बनाए गए, मतलब 4 वाले को पिघलाकर 125 स्फीयर बनाए गए। बोलोगे ठीक है, मतलब 4 वाले का जो वॉल्यूम रहा होगा 125 रहा होगा और जो बनने वाले रहे होंगे स्फीयर उसकी वॉल्यूम 1 रही होगी। अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है तो मैं रेडियस का रेशियो क्या लिख सकता हूं? 5:1 लिख सकता हूं। बोलोगे हाँ सर। अब ये 4 यूनिट के वैल्यू है, उसकी रेडियस की वैल्यू 5 आई है, ठीक है। मुझसे आगे बोला गया द स्मॉलेस्ट स्फीयर इज मेल्टेड एंड 27 आइडेंटिकल स्फीयर आर मेड आउट ऑफ द मोल्टेन मटेरियल। अब ये एक वाला को मैं पिघलाया और एक वाला को पिघला के 27 मैंने छोटे छोटे स्फीयर बना दिए। मतलब जो एक वाले का वॉल्यूम रहा होगा क्या रहा होगा? 27, और जो पिघला के मिला होगा उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी? 1। तो इसके रेडियस का रेशियो क्या होगा? सही हो जाएगा 3:1। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 3 यूनिट के बराबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच 125 आइडेंटिकल स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ ईच 27 आइडेंटिकल स्फीयर इज गिवन एज 1:m। बताइए क्या करें? कुछ भी समझ में आ रहा है? कहीं पे भी थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है? अब देखो, मेरे से ये बोला जा रहा है ना कि जो 125 आइडेंटिकल स्फीयर है उसका वॉल्यूम और जो आपके 27 आइडेंटिकल स्फीयर है उसका वॉल्यूम 1:m पे डिनोट किया गया। तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इस सवाल को करने गया तो मैं बोलूंगा इफ द रेशियो ऑफ द, उसके पहले जाओ सर, ये 4 वाले का जो वैल्यू है वो 5 है और जो 1 की वैल्यू है 3 है। हम लोग बराबर करना शुरू करते हैं। अगर 1 की वैल्यू 3 करूंगा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर 3 यूनिट इसका रेडियस था और इसका भी रेडियस 3 यूनिट है और इसको पिघलाकर हमने 27 बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका वैल्यू 12 आ गया और लेकिन इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो अगर मैं 12 यूनिट को 5 बनाऊं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12×5 = 60 और 5 × 3 = 15। इसके लिए इसमें हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12×5 = 60 और 12 एकम 12 सेटिस्फाइड। इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 3 = 15 और 5 एकम 5। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं ये बात बोलूं कि जो मेरा शुरुआत में डायमीटर था उसका रेशियो 1:4 ना होकर 15:60 है, किसी को कोई समस्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर 15 वाले को पिघला के टोटल 27 बनाए गए छोटे छोटे स्फीयर, मतलब जो 27 स्फीयर बने होंगे उसका एक का रेडियस 5 रहा होगा, ठीक है। जो 60 वाले को पिघलाया गया है, 60 वाले को पिघला के आपके 125 स्फीयर बनाए गए हैं, तो उस 125 में एक स्फीयर का रेडियस क्या रहा होगा? 12 रहा होगा। बोलोगे हाँ सर। बस हमने कुछ नहीं किया, इस 1:4 में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमारी जो 15 से बनने वाली स्फीयर है और जो 60 से बनने वाली स्फीयर है वो अलग अलग हो जाए। अब मुझसे यह बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि देखो यहां पर बोला गया, यहां से इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 आइडेंटिकल स्फीयर
टू द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 27 आइडेंटिकल स्फीयर। सर मुझसे बोला जा रहा है ना, यहां पे 15:60 लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे, याद रहेगा। अब मुझे 125 आइडेंटिकल स्फीयर का क्या लिखना है, वॉल्यूम। तो एक का रेडियस क्या है 12, तो वॉल्यूम हो जाएगा 12 का क्यूब। और 27 आइडेंटिकल स्फीयर का क्या लिखना है, वॉल्यूम। तो एक का रेडियस है 5, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 का क्यूब। सर इसकी रेशियो हो जाएगी 1728 रेशियो 125। लेकिन ये बोल रहा है कि जो ये रेशियो है ना 1:m के बराबर है, 1:m के बराबर है। तो m की वैल्यू आ गई 125/1728। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो, उसे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बताना भाई। ऐसा कोई बच्चा जो बताए, आईफोन में चलता है, आप हमारी इस टीम को मैसेज करो, वो आपको बता देंगे कैसे आपको। अरे आईफोन है तो जॉब की क्या जरूरत, ऐसा कहां बोला गया है कि आईफोन है तो जॉब की क्या जरूरत है। दो तरह के लोग हैं, एक है जो मजबूर है, जिसे नौकरी चाहिए ही चाहिए, उसके घर में खाने को नहीं है, उसके घर में कपड़ा नहीं है, ढंग का घर ही नहीं है। उस कैटेगरी में हम आते हैं, हो सकता है उस कैटेगरी में तुम आते होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जॉब चाहिए, खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए जॉब चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है, उसके लिए जॉब चाहिए। मेरा दोस्त एक है, अभी आपका पुणे में पोस्टेड है, पुणे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उसके पापा बहुत अच्छे पद पर हैं, मम्मी भी उसकी टीचर है, भैया उसके इंजीनियर है। वो छोटा था, वो सबसे ज्यादा टेंशन में रहता था कि भाई मुझे कैसे भी जॉब लेना है। अब उसको मैं बोलूं तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है, तुम्हारे घर में तो सब लोग कमा रहे हैं। उसके खुद के 2 बिल्डिंग है जिससे रेंट आता है उसकी सैलरी से ज्यादा। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ऐसा बात नहीं बोलना है कि तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास आईफोन है तो। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी के घर में पैसा है तो उसके पापा पैसा कमाए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जॉब की जरूरत नहीं है। इस सवाल को समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अगर सवाल को समझ में आया तो आंसर ये होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जो बच्चों को समझ में नहीं आया होगा उनके लिए। बोला गया था कि 2 स्फीयर थे, मान लेता हूं कि एक बड़ा सा स्फीयर था और एक छोटा सा स्फीयर था, जिसका आपका रेडियस 1:4 दिया गया था। बोला गया था इस 1 वाले को पिघला के 27 आपके और छोटे छोटे उससे बनाए गए स्फीयर, और इस 4 वाले को पिघला के 125 और छोटे छोटे स्फीयर बनाए गए। बोला ठीक है, अब 125 स्फीयर बनाए गए तो मतलब इसकी वॉल्यूम 125 रही होगी, तो जो बनने वाला होगा उसकी वॉल्यूम 1 रही होगी। वहां से हमने रेडियस का रेशियो निकाल लिया, तो इसकी रेडियस की वैल्यू आ गई 5 और इसकी रेडियस की वैल्यू 1 हो गई। जब 27 स्फीयर बना होगा तो 27:1 में वॉल्यूम होगा, तो उसकी वॉल्यूम 3:1 में आ गई। अब मुझे ये बात पता है कि सर एक वाले को पिघलाया गया है, तो सर रेडियस तो दोनों जगह बराबर आना चाहिए था, लेकिन आपका बराबर नहीं है। तो हमने फिर क्या किया, और ये 4 वाले को पिघलाया गया था, सर रेडियस तो दोनों जगह बराबर आना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं आया, तो हमने रेशियो इक्वेट किया। इसके लिए ऊपर वाले में 15 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60 हो गया। इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5 हो गया। अब मैं ये इजीली बोल पा रहा हूं कि 15 के एक स्फीयर को जब हमने पिघलाया तो टोटल 27 छोटे छोटे स्फीयर 5 वाले रेडियस का पाया, और जब 60 वाले एक बड़े से स्फीयर को पिघलाया तो 12 वाले छोटे छोटे 125 स्फीयर को हमने पाया। और मुझसे यह बोला गया कि जो आपके 125 स्फीयर आए और जो आपके 27 स्फीयर आए उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या है, और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, R1 का क्यूब R2 का क्यूब। तो मैं बोला कि जो 125 स्फीयर आए हैं उसका रेडियस क्या है, सर 12, तो 12 का क्यूब। जो 27 स्फीयर आए हैं उसका रेडियस क्या है 5, तो 5 का क्यूब। हमने इसका क्यूब किया तो मेरा उसका वॉल्यूम का रेशियो 1728/125 आ गया। लेकिन वो बोला कि जो हमारा रेशियो आ रहा है 1:m आ रहा है, तो 1/m का बराबर हो गया, तो m की वैल्यू 125/1728 होगी। क्लियर है? क्लियर है? तो आपके इस कॉन्सेप्ट पर हमने ऑलरेडी आपके क्यूब में हमने सवाल करा रखे हैं। जो बच्चों को याद होगा वो इस सवाल के लिए, चाहे CHSL का ये सवाल हो और चाहे CDS का ये सवाल हो, वो पेन नहीं उठाएंगे। जो बच्चे को कॉन्सेप्ट याद होगा वो पेन नहीं उठाएगा। देखता हूं कितने से बच्चे जिनको याद है, बताओ भाई। सारे बच्चे एक बार, चलो। देखो
3 solid sphere of a diameter 6, 8, 10 are melted to form a single solid sphere. Find its radius. 6 आएगा. कुछ याद आया? अरे बोलो, किसी को याद आया कि नहीं आया? अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार रिटेन करवाता हूं कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब आता है. ये बात सिखाया था, अगर याद हो तो ये बात सिखाया था. तो यहां बोला गया डायमीटर 6 है, डायमीटर 8 है, डायमीटर 10 है, तो रेडियस क्या रहा होगा? 3. रेडियस क्या रहा होगा? 4. रेडियस क्या रहा होगा? 5. जब तीनों को मिलाऊंगा तो रेडियस क्या आएगा? 6. यही कहानी है ना. बोला गया कि 3 छोटे छोटे 6, 8, 10 के स्फीयर को पिघलाया गया तो बड़ा सा एक स्फीयर बनेगा, उसका रेडियस क्या होगा? बोलोगे सर 4/3 पाई 3 का क्यूब, 4/3 पाई 4 का क्यूब, 4/3 पाई 5 का क्यूब बराबर आ जाएगा 4/3 पाई. अब मान लेता हूं x का क्यूब बनेगा 4/3 पाई से 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म. तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कैलकुलेशन करोगे बेसिक से तो आपको आंसर आएगा 6. अगर नहीं करोगे, आपको डेटा पर कमांड है तो इजीली बोल दोगे सर आंसर होगा 6. क्लियर है कि नहीं? एकदम विदाउट पेन ही ऐसे सवालों को आपको करना होता है. ऐसे सवाल में अगर पेन उठा रहे हो तो पीछे हो जाओगे. एक सवाल सीडीएस का आया हुआ, करने का कोशिश करो कि 3 solid lead sphere of a diameter 6, 8, 10 are melted together and recast as a solid sphere. What is the percentage diminution of the surface area? अच्छा, surface area है as compared to the sum of the surface area of the 3 spheres. बताइए. थोड़ा सा इसमें सवाल का भाषा को चेंज किया है और डिफिकल्ट बनाने का कोशिश किया है. बोला है कि एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 ठोस घोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया. तो आप बोलोगे सर 6, 8, 10 इसका क्या है? डायमीटर. तो 3, 4, 5 क्या होगा? रेडियस. इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया तो जो बनने वाला गोला क्या होगा? उसका रेडियस क्या होगा? 6. ये बात तो बोल सकते हो ना. एक 3 का पिघलाया, एक 4 का पिघलाया, एक 5 का पिघलाया तो एक 6 का बना दिया. ये बात तो क्लियर है क्योंकि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होगा. अब मुझसे सवाल क्या पूछा गया? सवाल में थोड़ा सा चेंज किया. बोला कि सर ऐसा करने के बाद हमारे सरफेस एरिया में क्या चेंज आया? सर इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. हमने एक हमेशा बात बोला है, जिसको याद होगा उसको याद होगा कि परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं आता है. हमेशा पढ़ाया है देयर इज नो चेंज इन द परसेंटेज अगर मैं किसी संख्या से रेशियो में मल्टीप्लाई कर दूं या फिर किसी संख्या से डिवाइड कर दूं. अब मैं चाहे यहां पर 4 पाई, यहां पर भी 4 पाई, यहां पर भी 4 पाई, यहां पर भी 4 पाई लिखूं, चाहे ना लिखूं, क्योंकि 4 पाई तो कट जाएगा. तो मैं सीधा बोलूंगा ये रेडियस का रेशियो था. मैं यहां पर सरफेस एरिया का रेशियो लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. इन तीनों का ये टोटल सरफेस एरिया रहा होगा और बाद में जो सरफेस एरिया मिला होगा 6 का स्क्वायर 36. तो 25 और 9 कितना हुआ? 34 और 16 कितना हुआ? 50. तो पहले सरफेस एरिया 50 रहा होगा, अब सरफेस एरिया 36 हो गया. सर 14 का कमी है सरफेस एरिया पर. किसके ऊपर? 50 के ऊपर. तो 14/50 इंटू 100, 50 दूना 100, तो 28% का चेंज आ जाएगा सरफेस एरिया में. अच्छा सवाल है. थोड़ा सा आपको लास्ट स्टेप पे एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचना था. ठीक है, आगे बढ़े. आगे बढ़े. अगर आगे बढ़ना है तो बस अब स्टार्ट होगा हेमीस्फेयर. हेमीस्फेयर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धगोला. अर्धगोला. अर्धगोला कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है. अगर मैं बोलूं कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला? अर्धगोला का सरफेस एरिया क्या होता है? और ध्यान रहे अर्धगोला में सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दो अलग अलग चीज होते हैं, जबकि आपके गोला में ये बात नहीं होता है. अगर बात किया जाए कि सर अर्धगोला का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप सीधा बोल दोगे कि सर ये पूरा गोले का आधा है तो वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा. उसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा. सर इसका सरफेस एरिया का बात हो रहा है. अगर मैं पूरे गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बोलता हूं तो अर्धगोले का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधा.
लेकिन बात जब टोटल सरफेस एरिया का होगा तो अर्धगोले का जो ये वाला सरफेस है ना, इसका एरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऊपर वाला सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक ऊपर का जो सर्कल का एरिया है वो ऐड हो जाता है। तो तीन चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी होती है। अगर ये तीनों बात आपको याद है तो पहला सवाल आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करो। बोला गया द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। 9 का मल्टीपल देख लो यार, 9 का मल्टीपल तो सारे ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं 11 का मल्टीपल देख लो, 6 3 9, एक ही ऑप्शन है। मुझसे पूछा गया है कि अर्धगोले का अगर व्यास 21 है तो आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप सीधा सीधा बोल दोगे सर कर्व सरफेस एरिया होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब सॉरी माफ करना मेरे भाई, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था, हमने आयतन का लिख दिया था। कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। मैं सीधा बोला 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 21 है। अब मैं बोलूंगा 21 इंटू 21, 3 इंटू 3, आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। लेकिन सर सारे ऑप्शन 9 के मल्टीपल थे। ठीक है सर, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था, ऑप्शन डी। क्लियर है? बताओ क्लियर है तो इस सवाल को करके बताओ। यह है आपका आया हुआ सवाल, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेटेस्ट सवाल है। सीजीएल 2026 टारगेट कर रहा हूं, बैच में अभी इनरोलमेंट लेना सही रहेगा। ले सकते हो, लेके पढ़ना शुरू कर दो। और अभी से अगर पढ़ लोगे तो आप इस साल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इस साल सिलेबस को खत्म कर लो, सारे सिलेबस को, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का, सबको, रीजनिंग का प्रॉपर। मान लो कि 2 महीने ज्यादा लग जाए, जनवरी फरवरी तक आप सिलेबस खत्म कर लो। फिर क्या हो जाएगा, फरवरी से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, क्योंकि 2026 का एग्जाम अगर हम लोग गेस भी करेंगे तो कम से कम अगले साल जाके अप्रैल में, मई में, जून में ऐसे होगा। अगर मैं 2025 के साल में टारगेट ये कर रहा हूं कि सारा सिलेबस खत्म कर लूं, जनवरी के फरवरी मार्च 2026 में मैं अपना रिवीजन कर लूं, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दूं, तो जब नोटिफिकेशन आएगा सीजीएल 2026 का, तब मेरी तैयारी उस लेवल पर रहेगी कि मैं बहुत इजीली उस टाइम पर पेपर को फोड़ दूंगा। तो तैयारी हमेशा पहले से होती है। और आप एग्जाम टाइम जब आता है ना, तो सिर्फ आप जाके एग्जाम में सेलेक्ट होते, एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो और सेलेक्ट होते हो। हमेशा एक लाइन बोला करता हूं कि आपको प्रैक्टिस में इतना मेहनत कर लेना है कि एग्जाम में कभी फील ही ना आए कि एग्जाम देने जा रहा हूं, प्रेशर ही ना आए। जैसे ये पुराना लाइन है कि जो सूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो प्रैक्टिस के दौरान इतना ज्यादा खून बहा देते हैं, इतना ज्यादा पसीने बहा देते हैं कि उनको जब रियल लड़ाई होता है वहां पर उनको एक खतरा नहीं गिरता है। तो आपको ग्राउंड पे पहले से इतना मेहनत कर लेना है कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। समझ गए? चलिए फोकस करिए। देखो बात है कि YouTube के और ऐप के कोर्स में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ऐप का कोर्स 350 घंटे 400 घंटे का है। YouTube में हमें कंसाइज पढ़ाना होता है, कम टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब एग्जाम को टारगेट करके जैसे आप यहां पर पढ़ोगे तो 2023-24 के सवाल है। अगर आप 2017, 18, फिर IB के सवाल, CDS के भी 2024-25 के सवाल है। ओल्ड सवाल कम दिखते हैं यहां पर। ठीक है, आपको प्रॉपर अगर पूरा एक जगह पढ़ना है तो ऐप पर पढ़ो। अगर आपको लगता है नहीं सर हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे, तो आपको यूट्यूब पे पढ़ने के बाद एक काम जरूर कर लेना। यूट्यूब के कंटेंट करने के बाद अगर एक काम करते हो तो आपका काम हो जाएगा। यूट्यूब पे पढ़े हुए कंटेंट को पढ़ लो, इसके बाद कम से कम 5 से 7 साल का PYQ लगाना शुरू कर दो। आपका काफी हद तक एक भी कॉन्सेप्ट और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5 से 7 साल का PYQ लगा लेना, काम हो जाएगा। चलो फोकस करते हैं भाई, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, बातें बहुत हो गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। बताओ ये सवाल है, बेइज्जती करा रहा है। 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है और आपसे 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है। इसकी वैल्यू 166.32 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी पूछा गया है।
सीधी सी बात है, अगर रेशियो ले लोगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म, 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। सर साफ साफ दिख रहा है जो आंसर होगा 166 से छोटा होगा तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी खत्म, इतना भी छोटा नहीं होगा तो ऑप्शन ए आंसर। 3 से काटा अगर तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 यूनिट की वैल्यू 55.44 हो गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू 55 दूना 110, 44 दूना 88, 110.88 होगा। क्लियर है? चलो अब इस सवाल को करो। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? ये क्वेश्चन नंबर हमने मिस कर दिया लिखना, हमने क्वेश्चन नंबर लिखना मिस कर दिया। 67 के बाद 68 आया होगा, ये 68 नंबर सवाल है, और ये आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69 है, और ये अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70 है। बोला गया द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर विथ अ रेडियस 5.5। अब इस सवाल को देख के बोला गया, देखो यहां पर साफ साफ बोला गया टू द नियरेस्ट इंटीजर एंड यूज पाई बराबर 3.14। अब जैसे ये बात उसने मेंशन कर दिया कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रेडियस को 5.5 लेना है, मतलब आप कहीं डिजिट सम, डिविजिबिलिटी ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते हो, आपको बेसिक से करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14 इंटू आर का क्यूब। अब 55 को क्या लिख सकता हूं? 11/2, तो 11/2 इंटू 11/2 इंटू 11/2। इस कैलकुलेशन को करना बहुत डिफिकल्ट है भाई, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना शुरू करता हूं, ज्यादा नहीं लगाऊंगा। देखो ये 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा काट दूं, थोड़ा सा ही काट रहा हूं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, हमने 14 को मतलब 0.01 का अप्रोक्सीमेशन ले लिया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, और ऑप्शन दूर दूर है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर मैं इसको काट दूं एक बार और तो काम ही हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 छक्के 26, 0.26 हो जाएगा, 26 चौक 104। चलो एक बार 0.01 बढ़ाया हूं तो एक बार 0.01 कम कर देता हूं, 4 से काट दिया, 4 दूना 8 और 4 छक्के 24, 0.26। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। गुणा कर दो, 11 का क्यूब 1331 गुणे 0.26। पहाड़ा पढ़ना है तो 26 एकम 26 का 6, 26 थी 78 और 2 80 की 0, 8 बच गया। 26 थी 78 और 8 86 की 6, 8 बच गया। 26 एकम 26 और 8 34, 346.06 यार, कहीं ऑप्शन दिख रहा है? हाँ देखो, थोड़ा सा एक आधी का अंतर देख के 348 आ रहा है, सीधा सीधा डी टिक कर दो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने 0.01 ऊपर नीचे किया है तो थोड़ा एक ऊपर नीचे हो गया है। क्लियर है? इस सवाल को करो। अब ये सवाल दिया क्यों गया है, चाहे मैं बात करूं CHSL 2024 का क्वेश्चन नंबर 70 का, और चाहे मैं बात करूं CHSL 2024 का क्वेश्चन नंबर 71 का, इस सवाल से आपको नॉलेज टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, इस सवाल से आपका पेशेंस टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी कैलकुलेशन टेस्ट ले जा रही है। नहीं तो आपको रेडियस 6.2 और पाई बराबर 3.14 लेकर आपसे 2 डेसिमल प्लेस तक टोटल सरफेस एरिया पूछने की क्या जरूरत है? वो सीधा सीधा बोल रहे हैं या तो गुणा करो, और गुणा नहीं करोगे तो छोड़ के जाओ, हमें मत करना, यही बोल रहा है ना सर। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर का स्क्वायर 6.2, 6.2 का स्क्वायर भाई। अगर 6.2 को आप लिखना चाहते हो तो लिखोगे क्या? 62/10, तो 31/5 का स्क्वायर। करो भाई गुणा, हमसे नहीं हो पाएगा। वैसे मैं 6.2 का स्क्वायर लिख दूं क्या? 6.2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना? 61 का स्क्वायर 3721 और 62 का स्क्वायर 3844। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको अगर याद हो तो 6.2 का स्क्वायर जो होता है वो 38.44 होता है, तो आप इसको 38.44 भी लिख सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको गुणा करना है, हमारे दम में नहीं है भैया, हमसे नहीं हो पाएगा गुणा वुड़ा, ये मत सोचना सर करेंगे। देखो आंसर तो या तो सी होगा या तो डी होगा। सर आप कैसे किए, आपको याद है क्या आंसर? नहीं भाई नहीं याद है, नहीं तो मैं टिक कर देता। मैंने गेस लिया, हमने ये बोला कि 14 तिया 42 है, 3 तिया 9 है, तो ये 9.42 है और ये 38.44 है। तो हमने जानते हो क्या गेस लिया, ये 9.42 है, लगभग 10 के आसपास है। अगर ये 10 होता तो 384 होता, मतलब 384 से छोटा आंसर होगा,
तो ये आपका देखो ये दोनों छोटा छोटा है, तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा। अब कैसे करूं, एक ही काम है मेरे पास, मैं बेसिक तरीका करूंगा, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले 9 का टेबल पढ़ता हूं। 9 चौके 36 की 6, 3 बचा। 9 चौके 36 और 3 39 की 9, कितना बचा भाई? 9 चौके 36 और 3 39 की 9, 3 बचा। 9 8 72 और 3 75 की 5, 7 बचा। 9 3 27 और 5 32, 325 हो गया। 0.4 की गुणा कर दो। 4 से किया, 4 चौके 16, 4 से किया भाई, 4 से कर रहा हूं। अच्छा एक काम करता हूं ना, डेसिमल को ही मत देखो, अभी चुपचाप गुणा करो। अभी आप डेसिमल को मत देखो, अभी आप चुपचाप गुणा करो। 4 से करता हूं। 4 चौके 16 की 6, कहीं गड़बड़ ना कर दो, नहीं सब तो सही है। 4 चौके 16 की 6, 1 बचा। 4 चौके 16 1 17 की 7, 1 बचा। 4 8 32 और 1 33 की 3, 3 बचा। और 4 3 12 1 13। अब 2 से कर दो। 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 38 दूना 76, जोड़ दो सबको। ये 8, ये 8 6 14, ये 6 6 12 7 19 1 20 की 0, 9 3 12 7 19 1 20 की 0, 5 3 8 2 10, 2 1 3 2 5। यार कहाँ गड़बड़ कर दिया, कहीं मिस्टेक हो गया क्या हमसे, कहीं मिस्टेक कर दिया हम लोग। अब इस सवाल को क्या चेक कर रहा है, वो पेशेंस ही आपका टेस्ट कर रहा है ना, कैलकुलेशन ही टेस्ट कर रहा है ना। ये गुणा करवाने की क्या नीड है, लेकिन वो करवा रहा है तो आपको करना पड़ेगा। 9 चौके 36 की 6, 9 चौके 36 3 39 की 3, 9 बचा। 9 8 72 3 75 की 5, 7 बचा। 9 3 27 5 32, ठीक है। 4 चौके 16 की 6, 1 बचा। 4 चौके 16 17 की 7, 1 बचा। 4 8 32 और 1 33 की 3, 4 3 12 3 15 यहां आएगा। 5 5 10, 9 3 12 7 19, 10 और 2 12 की 2 और 2 1 3 1 4। रुक जाओ, आगे चेक कर लो, ये तो सही था ना। 8 8 6 14, 7 12 7 19 1 20 की 0, 2 9 3 12 7 19 और 2 21 की 1, 2 बच गया। 5 5 10 2 12 की 2, 2 1 3 2 5, 352 पॉइंट समथिंग। अब इस सवाल में हमें लगता है कि या तो कहीं एरर है, नहीं तो इसी में से कोई एक आंसर होगा। हमने अपने तरफ से सब सही किया है, ऊपर वाले ने तो गुणा नहीं किया गलत। 9 8 72, 7 बचा था। 9 3 27 और 7 34 होता है ना। 4 1 5 1 6, दो भाई कर लो ऑप्शन डी। हे प्रभु, पेपर में ऐसे ही पेपर आपके, ऐसे ही सवाल पेपर खराब कर देते हैं। ये सिंगल क्वेश्चन आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बिल्कुल ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ये सवाल नॉलेज वाला नहीं है। इसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की नीड है। एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूले का टेस्ट है और आपसे पेपर पूरा खराब करवा सकता है एक छोटा सा सवाल। चलो इस सवाल को करो भाई। नहीं आंसर गलत नहीं है भाई, मेरी गलती थी। आपके सामने मैं गुणा कर रहा था ना, आपके सामने मैं कैलकुलेशन एरर कर रहा था। और आपको बता दूं कि ऐसे ही कैलकुलेशन एरर पेपर में भी होते हैं। ऐसे ही मैं एकदम नेचुरल करता हूं। ऐसा नहीं होता है कि मेरे सामने आंसर लिखा हुआ है और मैं आपके सामने आंसर छाप दिया। पेपर में यही नेचुरल एरर होता है, सबसे हो सकता है, मेरे से भी हुआ है, आपसे भी होगा, आपसे होगा और हुआ भी होगा और आगे भी ऐसी गलतियां हो सकती है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को आपको फर्स्ट स्किप कर देना होता है देख के। हमेशा मैं आपको तीन चीजें सिखाता हूं। एक, जब आपके सामने क्वेश्चन देख के उसका लैंग्वेज बहुत लेंदी आए, मतलब ऐसा लैंग्वेज है जिसको पढ़ने के बाद लगे कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के लिए वो आपका सवाल ये वाला, ये सवाल आपका लैंग्वेज बहुत बड़ा आए, उसे देखते छोड़ दो, उसे देखते छोड़ दो। दूसरा, अगर आपके सामने सवाल कैलकुलेटिव आए, जैसे एग्जाम्पल के लिए पिछला सवाल, अब 6.2 दिया गया है, 2 डेसिमल तक पूछा है, देखते छोड़ दो। तीसरा, कोई ऐसा सवाल आपके सामने आए जिसका कॉन्सेप्ट आप कभी पढ़े ही नहीं हो, वो कॉन्सेप्चुअली नया सवाल है, वैसा कभी सवाल आप करे ही नहीं हो, उसको आप छोड़ दो। इन 3 टाइप के सवालों को पेपर में कभी पहली गो में फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट ही नहीं करना होता है, ठीक है सर। अगला सवाल आएगा तो कैसे सवालों को अटेम्प्ट करना चाहिए,
तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए इन 3 तरह के सवाल को। मतलब अटेम्प्ट करने वाले कौन से सवाल हैं? तो अटेम्प्ट करने वाले आपकी ये 3 सवाल है। एक है आपका इजी, मतलब वन लाइनर सवाल है, देखते सॉल्व हो जाएगा, जैसे x प्लस 1/x 5 होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, x प्लस 1/x 3 दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, बेसिक सवाल। तो इजी सवाल फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना होता है। सर और कौन से सवाल? रिपीटेटिव पैटर्न के सवाल को अटेम्प्ट करना होता है। जैसे जिस टाइप के सवाल को आप रेगुलर करते आ रहे हो कि राम 10 दिन में काम करता है, श्याम 15 दिन में करता है, तो पूरे दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। चाहे ऐसे वाले सवाल हो गए कि अगर एक आर्टिकल को पहले 10% से बढ़ाया गया फिर 15% से घटाया गया तो कितना उसमें चेंज आएगा, वो बेसिक वाले सवाल को पहले अटेम्प्ट करो, रिपीटेटिव पैटर्न को। और सर कैसे? लेस कैलकुलेटिव। अब जैसे एग्जाम्पल कैसे है लेस कैलकुलेटिव का, तो आपके सामने अगर इसी सवाल में डेटा दे देता रेडियस 14 है और 22/7 पाई का वैल्यू लेना है, एक लाइन में कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपके जब सवाल में कैलकुलेशन कम है तो उस सवाल को फर्स्ट गो में अटेम्प्ट किया करो। समझ गए? सारे सवाल छोड़ दो। अजय जैन आप छोड़ के आना, आप छोड़ के आना, आपको रिजल्ट आएंगे चेयरमैन कि अजय जैन ने सारे के सारे सवाल छोड़े, उनके 0 मार्क्स आए भाई, तो इसके लिए उनको चेयरमैन की कुर्सी दिया जा रहा है। ठीक है, चलो समझ में आया? आगे बढ़ो, इस सवाल को करेंगे भाई। If the radius of a hemisphere is increased by 50%, find the percentage increase in its volume. अब इस सवाल को आपको, ये करने वाला सवाल है, देखते कर दूंगा। और इस सवाल को अगर मुझे बनाना हो कि तुम नहीं कर पाओ तो मैं ये बात लिख दूंगा कि इफ रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई, क्या लिख दूं बताओ कि जिसे तुम नहीं कर पाओ। मैं लिख सकता हूं ऐसा कोई भी डेटा, इतना लेंदी डेटा कि तुम कर ना पाओ, 31.25%। अब मैं ये बात लिख देता कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इंक्रीज बाय 31.25%, या फिर ऐसा कोई और लेंदी डेटा मैं लिख दूं जिससे कि आप सोच ही ना पाओ ये कौन सा डेटा है। आपको थोड़ा मैं डिफिकल्ट बनाने का कोशिश करता हूं, तो मैं लिख देता कि 13.33%। तो ये सवाल आपको फर्स्ट राउंड में छोड़ने वाला हो गया, अब ये फर्स्ट राउंड में करने वाला हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, तो 50% से इंक्रीज है तो 50% की वैल्यू 1/2 होगी, तो 2 से 3 हो गया है रेडियस। सर पूछा गया वॉल्यूम कितने से होगा, तो वॉल्यूम आपका 2 का क्यूब से 3 का क्यूब हो जाएगा। सर 19 से बढ़ जाएगा 8 के ऊपर, तो 19/8 इंटू 100, तो 8 दूना 16। अरे मेरे लाल, लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाई 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। 50% से इंक्रीज हुआ तो आंसर नहीं दिख रहा है, आंसर तो मेरा सही होना चाहिए ना। 8 दूना 16, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 7 56, 237 पॉइंट समथिंग % आंसर आएगा। इसका आंसर 237 पॉइंट समथिंग % आना चाहिए, और कुछ नहीं आना चाहिए, एरर है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, और अगर 4 और कर दूं, 9 कर दूं, 5/4 कर दूं तो 125 हो जाएगा। अगर यहां पर वॉल्यूम के जगह पर वो पूछता कि टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, तो आप बोलते 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 5 का इंक्रीज हो जाता 4 के ऊपर, तो 5/4 इंटू 100, 125% का चेंज आएगा। तो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 125% का चेंज, और वॉल्यूम पूछेगा तो 237 पॉइंट समथिंग % का चेंज आएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर, एकदम क्लियर है। अगर समझ में आया हो तो ये एक सीपीओ का सवाल, अच्छा सवाल है, करने का कोशिश करो। सारे बच्चे करो। देखो क्या है सवाल मेरे लाल, ये लास्ट सवाल है आज के सेशन का। सारे बच्चे अटेम्प्ट करो। कितना नंबर सवाल है? 71, 72, 73। क्वेश्चन नंबर 73 है। A hemispherical ball is 88 centimeter round the brim. Assuming it to be full, how many persons may be served from it in hemispherical glasses 7 centimeter in diameter at the top? बताओ।
बोला गया कि अर्धगोलाकार कटोरा का किनारा जो है 88 सेंटीमीटर गोल है, इसे भरा हुआ मानते हुए शीर्ष पर 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले को चश्मे में से कितने व्यक्ति को परोसा जा सकता है। क्या बोल रहा है, चश्मा, गलत है। अब देखो कहानी यह है कि एक बड़ा सा 88 सेंटीमीटर का रेडियस वाला गोला है, ठीक है, और इसे छोटे 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 गोले में से कुछ निकाल के परोसना है। तो कितने ऐसे गोले में हम लोग परोस सकते हैं, ये बात पूछ रहा है। सर मुझे ये बात पता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है। क्या एक बच्चा बोल रहा है पाई का मान क्यों नहीं लिया? अरे मेरे भाई थोड़ा बेसिक पीछे जाके पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। रेशियो का सवाल है, तो रेशियो के सवालों को कैसे किया जाता है हमने सिखा रखा है। तो पाई पाई कट जाता है, पहले ही सेशन में सिखा रखा है मेंसुरेशन के, कि जब रेशियो लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब या फिर 2/3 पाई आर क्यूब लेंगे। तो यहां भी 2/3 पाई आर क्यूब लेंगे तो 2/3 पाई कट जाएगा, या फिर 3 पाई आर स्क्वायर लेंगे और 3 पाई आर स्क्वायर लेंगे तो 3 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, इसलिए डायरेक्ट हमने आर स्क्वायर लिया है। चलो, हमने बोला कि जो अर्धगोलाकार कटोरा है उसका किनारा 88 सेंटीमीटर गोल है, तो हमने बोला उसकी जो रेडियस हो गई वो 88 होगी। मुझे पता नहीं क्यों एरर लग रहा है इस सवाल में, मुझे एरर लग रहा है। हेमिस्फेरिकल बॉल इज 88 सेंटीमीटर राउंड द ब्रीम। अच्छा यार, लाइन बड़ा तगड़ा है। 88 सेंटीमीटर राउंड द ब्रीम का मतलब समझ रहे तुम लोग? मतलब इसका जो ये है ना, इसकी वैल्यू 88 सेंटीमीटर है। जो ऊपर का उसका गोलाई है ना, उसकी वैल्यू 88 सेंटीमीटर है। इट मींस यू कैन इजीली से कि जो 2 पाई आर है ना, उसकी वैल्यू 88 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आर बराबर आप 14 क्यों लिख दिए? मैंने ये पढ़ा रखा है कि जब आपका 2 पाई आर की वैल्यू 88 होती है तो आर 14 आता है। अगर आप बेसिक से निकालोगे तो निकालो 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 88, और 22 दूना 44 से काटा 2 तो आर की वैल्यू 14 आ जाएगी। मुझसे बोला गया 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले कोई भी गोला है और इससे निकाल के 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर मतलब 7/2 सेंटीमीटर रेडियस वाले में भरा जाता है। तो ऐसे कितने भरे जा सकते हैं? तो सीधा सीधा बोलोगे सर रेशियो ले लो, तो 14 रेशियो 7/2, 7 दूना 14, तो 2 दूना 4:1 जो आएगा ये आपका रेडियस का रेशियो आ जाएगा। अब मुझसे पूछा गया कि कितने भरा जा सकता है, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। अब हमारे बड़े वाले कटोरे में मान लो कि हमने 10 लीटर दूध भर रखा है, तो छोटे 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 1-1 लीटर वाले में 10 में भर सकता हूं। जितनी क्वांटिटी यहां पर है उतनी ही क्वांटिटी यहां पर है। बोलोगे हाँ सर, तो हम लोग सीधा वॉल्यूम का रेशियो लिखेंगे। तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 4 का क्यूब 64 से 1 का क्यूब 1, तो 64 छोटी छोटी कटोरियों को भरा जा सकता है। अच्छा सवाल है, ये लाइन जो है ना वो थोड़ा अच्छा है, राउंड द ब्रीम, ठीक है। सिंपल और सटीक तरीके से आपने रेडियस का रेशियो निकाला और फिर उसका क्यूब करके आपने वॉल्यूम का रेशियो निकाला और आपका आ गया कि छोटे छोटे 64 भर सकते हैं। कोई बच्चा यहां पर पूछ देगा सर आपने यहां पर रेशियो क्यों लिया, पाई का वैल्यू क्यों नहीं लिया? अरे मेरे भाई अगर लिखोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, यहां लिखोगे 2/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स, तो लास्ट में 2/3 पाई कट जाएगा, बचेगा तो आर क्यूब ही ना, समझ गए? तो 2/3 पाई कट जाएगा, तो इसीलिए हमने सीधा रेशियो लिख दिया। तो आज का सेशन यहीं पर फिनिश। अगर आप चाहते हो कि लास्ट 10 सालों का सारे पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लो, ना सिर्फ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी के, बल्कि सीसेट का, सीडीएस का, आईसीएआर का, आईबी का, हर एक एग्जाम के सारे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन एक जगह चाहिए, यू कैन ज्वाइन प्रारंभ बैच। इसमें 6000 से 7000 क्वेश्चन आपको एक ही जगह प्रोवाइड किए गए हैं और ये अभी ऑफर है, सिर्फ 1199 में इसे आप अवेल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं थोड़ा आपको खोल के दिखा दूं तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ाया गया है। जो बच्चे पढ़े उन्हें पता है। जैसे आप देखोगे यहां पर कैलकुलेशन की टोटल 22 क्लासेस ली गई है, एकदम बेसिक से छोटी छोटी बात कैलकुलेशन में कि एडिशन की प्रैक्टिस कैसे करो, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कैसे करो, स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस कैसे करो, क्यूब रूट की प्रैक्टिस कैसे करो। इसके बाद देखो ऊपर में आपको 2024 के अपडेटेड क्वेश्चन भी है। जैसे कुछ बच्चों का मन में सर ये तो पुराना बैच है, पुराना भाई नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके
प्रॉपर दिए गए, उसका जो लेटेस्ट सवाल है वो प्रॉपर ऐड हुए हैं। इतना क्वेश्चन का कलेक्शन किसी भी बैच में नहीं मिलेगा, भारत के कोई भी टीचर का बैच ले लो, इतना क्वेश्चन का कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। अगर बात करूं इसके बाद अगर जाओगे तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो भी टाइम टू टाइम यहां पर दिया जाता है। नंबर सिस्टम 38 क्लास में एकदम डिटेल एक एक पॉइंट को प्रूफिंग के साथ सिखाते हुए, HCF LCM 11 क्लास में एकदम हर एक चीज प्रॉपर समझाते हुए, सिंप्लीफिकेशन 17 क्लासेस में एकदम डिटेल सिखाया गया है। अब देखो अरिथमेटिक की टोटल 147 वीडियोस दी गई है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, स्पेशली रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं कि चैटिंग वैटिंग पढ़ रहा हूं और हमने क्लास दे दिया है, प्रॉपर रिकॉर्डेड और बहुत शांति से बहुत सिंसियर तरीके से एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है। पहली बार तैयारी कर रहे हो, एक बार पढ़ोगे दोबारा कभी किसी टीचर की मैथ की कोर्स लेने की नीड नहीं पड़ेगी, कोई भी मैथ का बुक लेने का नीड नहीं पड़ेगा। अरिथमेटिक के फाउंडेशन पढ़ाने के बाद अरिथमेटिक का स्पीड बूस्टर, ऐसा नहीं कि सर फाउंडेशन तो पढ़ लिया हूं, बेसिक सवाल सॉल्व हो जाते हैं, स्पीड नहीं बन रहा है, सर सवाल फंस जाते हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। एग्जांपल दूं, जैसे हमने बोला अरिथमेटिक मैंने ओपन किया, अरिथमेटिक में आपके हम परसेंटेज ओपन कर दिए, तो परसेंटेज को टाइप वाइज पढ़ाया गया, प्रॉपर टाइप वाइज। देखो बेसिक फ्रैक्शन कन्वर्जन, एडवांस फ्रैक्शन कन्वर्जन, कंपैरिजन ऑफ नंबर, इंक्रीज एंड डिक्रीज, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मल्टीपल इंक्रीज एंड डिक्रीज, यूज ऑफ सक्सेशन मेथड, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, मार्क एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, मिक्सचर एंड ड्राई फ्रूट्स वाले कॉन्सेप्ट, कमीशन बेस्ड सवाल, और आपके हो गए 2 और 3 सेट ऑफ वेन डायग्राम। ये प्रॉपर आपके 15 क्लासेस में सारे के सारे कॉन्सेप्ट दे दिए गए और उस पर क्वेश्चन करा दिए गए। इसके बाद आया आपका प्रैक्टिस। तो जब आप स्पीड बूस्टर सेशन में जाओगे तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी कराया गया। देखो स्पीड बूस्टर खोला हमने, तो आप जाओगे परसेंटेज का, तो 4 क्लासेस आपको दी गई है। अगर आप बेसिक में जाओगे तो 120 क्वेश्चन वहां पर कराए गए हैं, और जब आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपको टोटल यहां पर 4 क्लासेस में 120 क्वेश्चन कराए गए हैं। 250 क्वेश्चन आपको परसेंटेज में हमने करा दिया, और उसके क्विजेस दिए गए हैं, जिस क्विजेस को आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में जब आप क्विज अटेम्प्ट करके गए हो तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो इतना बेहतरीन तरीके से एक ही जगह सब कुछ पूरा मटेरियल, 3 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड किया हूं, एक हिंदी की पीडीएफ अलग, इंग्लिश की पीडीएफ अलग। इंग्लिश का क्वेश्चन है, नीचे स्पेस है, इसलिए कि आप पीडीएफ निकलवा लो और नीचे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि नोट्स में बाद में बनाऊंगा, नोट्स का टेंशन है, नोट्स कैसे बनाऊं। नोट्स बनाने का भी काम आसान है। एक पीडीएफ आपकी बोर्ड वाली पीडीएफ दे दी गई है, जिससे कि आपको लिखा लिखा है नोट्स मिल गया। बहुत सारी चीजों को आसान करने की कोशिश की गई है कि बच्चा जो भटक रहे हैं वो एक बार प्रारंभ बैच ज्वाइन करते हैं तो दोबारा उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। तो यू कैन ज्वाइन प्रारंभ बैच। मैं इतना आपको बता दूं, प्रारंभ बैच ज्वाइन करते हो तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया। हमेशा आपको सही चीजें दी जाती है और ईमानदारी से दी जाती है और बहुत जिम्मेवारी से पढ़ाया गया है। अभी ऑफर है इसीलिए इतनी सारी बातें हमने बता दिया। जूम सेशन आपको संडे के अराउंड होगा। हमने आपके ग्रुप में एक मैसेज डाल रखा है जहां पर 5 स्पेशल मॉक टेस्ट, जूम सेशन और डाउट सेशन का बात किया हूं। तो ये सारी चीजें संडे को होती है, तो संडे को हम लोग कर रहे होंगे। अगर बिफोर हमारा कोई प्लान होगा तो सैटरडे को आपको ऑलरेडी लिंक चला जाएगा और मैसेज चला जाएगा। तो चलिए भाई, सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभरात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन प्रिज्म एंड पिरामिड, उसको आके जरूर पढ़ना। उससे सवाल आते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। उसमें स्लांट हाइट स्लांट एज नहीं लोगों को समझ में आता है। डिटेल पढ़ाऊंगा, बेहतरीन पढ़ाऊंगा और याद हो जाएगा प्रिज्म और पिरामिड के एक एक कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में। चलो भाई, सभी को बाय बाय।